हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। एन एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एन इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर, द करंट इन इट, चार चॉइस रखें। सॉल्यूशन तो देखो, इसमें एक हमें प्योर इंडक्टर बनाना है, आइडियल इंडक्टर बनाना है ये, और इसके साथ हमें एक एसी सोर्स जोड़ लेना है। ठीक है, अब इसमें हमें फेज रिलेशन आना चाहिए बेटा आपका, कि जो अगर इंडक्टर में जो करंट फ्लो करती है और इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है, इसमें फेज रिलेशन क्या होता है। तो करंट आई ऐसे होती है, फेज डायग्राम ये होता है बेटा, ये VL। तो जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है 90 डिग्री। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, फेजर डायग्राम, ये हमें याद होना चाहिए बेटा। देखो, इंडक्टर में ऐसा होता है, और कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो उसमें करंट ऐसे और वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री। कैपेसिटर में जो ऊपर होता है वो लीड और जो नीचे होता है वो लैग। तो करंट वोल्टेज लैग करता है कैपेसिटर में करंट से 90 डिग्री। और जो रजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, कोई लीड नहीं करता, कोई लैग नहीं करता। ऐसे ये फेज रिलेशन होते हैं तीन, हमें याद होने चाहिए सबसे पहले। तो चलो, इसका इंडक्टर का ऐसे होता है। तो इंडक्टर में हम ले सकते हैं कि जो वोल्टेज है V लीड I बाई फेज 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2 रेडियन। इस डायग्राम को अगर हम बनाएं ऐसे तो ऐसे ले सकते हैं। जब सोचो, अगर वोल्टेज फेज में 90 डिग्री आगे है करंट से, जब वोल्टेज आगे है करंट से बाई फेज में 90 डिग्री, तो करंट पीछे होगी वोल्टेज से। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, आई लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई फेज π/2 रेडियन। आपको सोचो, जब वोल्टेज आगे होगा करंट में, फेज में वोल्टेज आगे है करंट से फेज में π/2 रेडियन, तो करंट पीछे ही तो होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम कि यहाँ पे वोल्टेज लिख दें और पीछे है करंट, तो ऐसे 90 डिग्री ऐसे। तो ये दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर, द करंट इन इट लीड द वोल्टेज। तो बेटा करंट तो लैग कर रहा है वोल्टेज से इंडक्टर वाले केस में, तो ये वाला तो है नहीं है। द करंट लैग द वोल्टेज बाई 1/4 साइकिल, हो सकता है, चेक करना पड़ेगा भाई, है ना। करंट तो लैग कर रहा है वोल्टेज से। करंट इन इट लीड द वोल्टेज, ये भी नहीं है। करंट इन इट लैग द वोल्टेज बाई 1/2 साइकिल। अब बी और सी में से कोई एक चॉइस हो सकती है, तो वो चेक कर लेते हैं। कोई सा भी एक स्टेटमेंट ले लो, दोनों ही बात ये एक ही है। जैसे मैं इसको ले लेता हूं, इसको ले लूं तो करंट की इक्वेशन जो है मैंने लिख ली। इसमें मान लो करंट है आई द फंक्शन ऑफ टी, लिख रहे हैं आई द फंक्शन ऑफ टी बराबर आई नॉट, ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है एट पर्टिकुलर टाइम, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन लिख ली। तो वोल्टेज जो होगा अक्रॉस द इंडक्टर, द फंक्शन ऑफ टी है, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है ना, V नॉट L साइन, इसको बोलते हैं करंट का फेज, इसको बोलते हैं वोल्टेज का फेज। तो करंट का फेज तो ओमेगा टी है, तो वोल्टेज का फेज इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है फेज में, तो 90 डिग्री ज्यादा कर दो π/2 ऐसे। देखो, करंट का फेज कम है और वोल्टेज का फेज ज्यादा है, तो अब इन दोनों इक्वेशनों से ये दोनों लाइन बोल सकते हो। देखो, करंट का फेज ओमेगा टी और वोल्टेज का फेज ओमेगा टी प्लस π/2, तो किसका फेज ज्यादा है, वोल्टेज का। तो जब वोल्टेज का फेज करंट से कितना आगे है, 90 डिग्री। करंट का फेज वोल्टेज से कितना पीछे है, तो 90 डिग्री। भाई जब ओमेगा टी है, इसका ज्यादा है तो इसका कम ही तो होगा, तो 90 डिग्री कम है। तो ये दोनों बात हम इसी लाइन से बोल सकते हैं, इन दोनों लाइन के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, V नॉट L, ये साइन 90 प्लस थीटा हो गया बेटा,
इसे थीटा मान लो, इसे 90 डिग्री, 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड में साइन कॉस थीटा होता है बेटा, इसीलिए इसे ले सकते हैं हम कॉस ओमेगा टी। ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टी आ गया। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और एक हमारी इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, अच्छा अब जरा इसका फेजर डायग्राम से समझ सकते हैं, वैसे बिना फेजर के भी समझ लेते हैं, लेकिन फेजर डायग्राम तो ये हो गया, वेव डायग्राम बना लेते हैं इन दोनों का। देखो ये साइन का फंक्शन है और ये कॉस का। अब हमें साइन और कॉस के वेव डायग्राम बनाने आने चाहिए, तो मैं बनाता हूं। पहले मैं साइन का बनाता हूं, ये टी और ये आपका करंट। तो एक बार बताओ, अगर हम वोल्टेज इसका बनाएंगे तो ये मान लो पीक करंट है, तो साइन का शुरू होता है ऐसे, ये ठीक है। ये इस करंट की पीक वैल्यू हो गई बेटा आई नॉट, ये करंट का ग्राफ हो गया, आई नॉट हो गया। ये तो करंट का है बेटा आपका, जो मैंने बनाया है यहां लिख देता हूं, ये करंट का है, क्योंकि साइन का ग्राफ होता है वो 0 से शुरू होता है और पहला कट t/2 पर करता है, ये t/2 होता है। जानते हो, ये यहां से यहां तक एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे हम ये बना रहे हैं ऐसे बनाया, तो इस वाली को हम आधी साइकिल बोलते हैं, हाफ साइकिल। ये वाला जो मैंने ब्लैक कर दिया ये हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो यहां से यहां तक ये पूरी कंप्लीट साइकिल है और इसमें यहां तक देखेंगे ये वाला, ये 1/4 साइकिल है, ये वाली 1/4 साइकिल और ये पूरी आधी साइकिल और ये पूरा देखेंगे तो फुल साइकिल। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए हमें। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं, ये तो करंट का हो गया। अब वोल्टेज का बनाओ, तो वोल्टेज का कॉस का है बेटा, ये साइन का था तो साइन का 0 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव था इसलिए ऊपर जा रहा है आपका ग्राफ, साइनोसॉइडल कर्व बना दिया। अब वोल्टेज का बनाओ, तो वोल्टेज का स्टार्ट होता है ये बेटा यहाँ से, क्योंकि जब टी बराबर 0 पुट करोगे ना तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी और इसमें टी बराबर 0 पुट करोगे तो साइन 0 होगी, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो ये पीक वोल्टेज से शुरू होगा। तो इसका पीक वोल्टेज मान लो यहाँ पे V0, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। जब टाइम t/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम t/4 पुट करोगे तो ये वोल्टेज 0 हो जाएगा बेटा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इधर आके नहीं ये मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा इस जगह पे। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ चलेगा बेटा आपका, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये वोल्टेज का ग्राफ है। अब देखो ये दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं हो रहे हैं और एक साथ 0 नहीं हो रहे हैं। सेम फेज का मतलब क्या होता है, जब V और I सेम फेज में है, इसका मतलब है दोनों वोल्टेज और करंट एक साथ 0, एक ही टाइम पर 0 और एक ही टाइम पर मैक्सिमम, तो उसे बोलते हैं कि दोनों सेम फेज में है। अब यहाँ पे पहले मैक्सिमम कौन हो रहा है और बाद में मैक्सिमम कौन हो रहा है वो देखना है हमें। तो देखो पहले मैक्सिमम हो रहा है आपका वोल्टेज, वोल्टेज जब समय 0 था तभी मैक्सिमम हो चुका था, जबकि करंट t/4 समय पर जाके मैक्सिमम हुआ। यहां पे t/2, यहां पे 3t/2 प्लस t/4 जोड़ेंगे तो 3t/4 और यहां t ऐसे। तो देखो ये आपका 1/4 साइकिल है, ये वाली 1/4 साइकिल है, ये वाली है ना, और ये वाली भी 1/4 है। तो 1/4 साइकिल के अंदर ही आपको देखना है बस केवल। तो देखना ये 1/4 साइकिल पहले ही कर वोल्टेज मैक्सिमम हो गया और ये वाला 1/4 साइकिल बाद करंट मैक्सिमम हुआ है। ये t/0 पर ही मैक्सिमम हो गया वोल्टेज और ये t/4 सेकंड पर करंट जाके मैक्सिमम हुआ। तो वोल्टेज मैक्सिमम होने में, किसमें मैक्सिमम होने में करंट से कितना आगे है, तो मैक्सिमम होने में t/4 साइकिल आगे है, मतलब 1/4 साइकिल आगे है वोल्टेज करंट से मैक्सिमम होने में, और 0 होने में भी 1/4 साइकिल ये आगे है। देखो वोल्टेज t/4 पे जाके 0 हो गया है ना, और ये जो है आपका यहां पे जाके 0 हुआ है करंट, ये वाला। तो मैक्सिमम भी पहले हुआ और 0 भी पहले ही होगा। अब बच्चे के आंसर 0 तो ये यहां पे हो गया। तो बेटा इसको आगे अगर एक्सटेंड कर लोगे थोड़ा सा ऐसे, तो आपको दिखेगा कि ये वाला वोल्टेज पहले ही 0 हो गया होगा, करंट अभी यहां पे जाके 0 हुआ होगा।
है ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना तो आपको यहाँ लग जाएगा कि जीरो, देखो वोल्टेज पहले जीरो हुआ है, करंट बाद में जीरो हुआ है, वोल्टेज पहले मैक्सिमम हुआ है, करंट बाद में जीरो हुआ है। तो जीरो होने में भी आगे और मिनिमम होने में भी आगे और मैक्सिमम होने में भी आगे होगा कौन? वोल्टेज करंट से। करंट पीछे ही होगा बेटा। उम्मीद करता हूं कि ये बात जरूर समझ में आई होगी। और ये साइनोसॉइडल कर्व है और ये 1/4 साइकिल है बेटा, तो इसीलिए यहां पे आपका बी चॉइस करेक्ट होगा। लैग द वोल्टेज बाई 1/4 साइकिल, इसमें हाफ साइकिल कह रहा है। और वैसे भी सोचो 90 डिग्री का फेज है, तो जानते हो एक कंप्लीट साइकिल जो बनती है, एक कंप्लीट साइकिल यहां बना देता हूं, जब एक कंप्लीट साइकिल बनती है साइनोसॉइडल की ऐसे, तो यहाँ पे करंट जो वोल्ट एंगल होता है वो जीरो, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे आपका 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। तो 90 1/4 साइकिल में 90 डिग्री बनना है बेटा, है ना, 90 डिग्री बनना है 1/4 साइकिल में। तो यहाँ पे 90 डिग्री का ही फेज डिफरेंस है बेटा हमारा इसमें और इसमें, है ना। तो आप ये से समझ सकते हो कि 1/4 साइकिल होगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो 1/4 साइकिल में होगा वो बेटा, है ना। है ना, ये 1/4 साइकिल ही तो हुई ये वाली। यहाँ से 180 तक आधी साइकिल हो जाती और 360 तक फुल साइकिल हो जाती। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।